हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया आखिर सी सैट लाने का यूपीएससी का मोटिव क्या था। यूपीएससी आखिर क्यों चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो जाएंगे उनका एप्टीट्यूड लेवल हाई हो। सी सैट की ज़रूरत क्या थी, किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सी सैट का ट्रेंड एनालिसिस करके और किस तरीके से ओवर द इयर्स एग्जाम में चेंज आया है और अब इस एग्जाम को कैसे टैकल किया जाए। मतलब इन शॉर्ट अगर बताऊं तो सी सैट की तैयारी कैसे हो, इस चीज को हम लोग देखेंगे। क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड रहा है एग्जाम में क्वेश्चंस का, अब वो किन बातों पे फोकस कर रहे हैं, यूपीएससी फोकस कर रही है, तो सबको समराइज करके मैं इस वीडियो में आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से सीसेट का प्रिपरेशन करें कि इजीली उसे क्रैक कर पाएंगे और इसमें कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के जो अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहो और देखो सी सैट में बहुत अच्छा करोगे। चलो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी का, उसके पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। दो पेपर्स प्रीलिम्स में होते हैं। सबसे पहले तो तीन पार्ट में इसका एग्जाम होता है। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, दूसरा मेंस एग्जाम होता है और तीसरा प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस वाले होते हैं, राइट। और जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होते हैं, जहां पे आपको लिखना होता है, जो आपको आता है उसे आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है। और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो मेंस की बात और इंटरव्यू की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, प्रिलिमिनरी एग्जाम की। प्रिलिमिनरी एग्जाम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सारी बातें एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे कि एग्जाम आखिर क्या चाहती है हमसे, ठीक। प्रिलिमिनरी एग्जाम के 2 पार्ट्स होते हैं गाइस। पहला पार्ट होता है जनरल स्टडीज, जीएस। उसमें हर तरह की चीजें आ जाएंगी। जनरल स्टडीज में जनरल साइंस भी आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, करंट अफेयर्स भी आएगा। मतलब ये इन सब का जो समावेश होता है जनरल स्टडीज में आपको देखने को मिलेगा। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जनरल स्टडीज है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं अभी सी सैट की, उसको जरा देखें अगर, तो सी सैट पार्ट 2 में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। ये जो एग्जाम होता है ये सेकंड पार्ट का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये मेन एग्जाम है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मैं बता दूं कि 2010 से मैं सी सैट की क्लास ले रहा हूं। 2011 में पहली बार सी सैट का एग्जाम हुआ, मैं 2010 से ही बैच ले रहा हूं। मतलब पहला एग्जाम जो सी सैट का हुआ था उस समय कई मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए, उन्होंने पेपर को फेस किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि मैंने उनको ये समझाया था किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि उस समय एक हैवोक सा था बच्चों के बीच कि क्या होगा एप्टीट्यूड, क्या पूछ लिया जाएगा। तो इतना हैवोक क्रिएट हो चुका था कि बच्चे परेशान थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि इन चीजों बच्चों में नए तरीके का हैवोक आ गया है कि एग्जाम का लेवल बढ़ गया। नहीं, एग्जाम का लेवल कुछ नहीं बढ़ा है, उन्होंने इंट्रोड्यूस नए तरीके से एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो 2011 से लेकर 2014 तक का जो पेपर हुआ उसमें मेन पेपर में माना जाता था पार्ट 2 सी सैट को। लेकिन बाद में 2014 के बाद से इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया, और जब ये क्वालिफाइंग कर दिया गया तो केवल 33% मार्क्स की जरूरत रह गई इसको पास करने में। 33% मार्क्स मतलब 66 मार्क्स, क्योंकि ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। और अगर ये पेपर 200 मार्क्स का, लेकिन इस पेपर में 100 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इस पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। अच्छा, क्वालिफाइंग 33% है, 66 मार्क्स की जरूरत है। मतलब सेफ साइड आपको 67 मार्क्स मतलब 67 अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई आंसर इसमें गलत कर दिया तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन का होता है, तो 2.5 मार्क्स का 1/3 कर दो बच्चे, कितना होता है 0.83 मार्क्स
आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि गलत करे ही ना, मतलब हम क्वेश्चंस करें ही नहीं अगर हमें नहीं आता है, क्योंकि एप्टीट्यूड में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इसके जो जो अभी सिलेबस को हम देखेंगे, इसमें याद रखना है हमको कि सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलता है, लेकिन हमें उन्हीं क्वेश्चंस को करना चाहिए जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन हो, जो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपका एक गलत सही में से भी आंसर काट देगा, डिडक्ट करवा देगा, इससे आपको क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा ये डिफिकल्ट लगने लगा है, क्योंकि कुछ जो चैप्टर्स हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो पहले उस लेवल पे नहीं दिए जाते थे जिस लेवल पे आज क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। आगे देखोगे गाइस, तो हाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू लास्ट 3 इयर्स ट्रेंड, तो इस पे हम लोग अभी आगे बात करेंगे। मैं जो अभी बोल रहा था कि 3 सालों के ट्रेंड में जो पेपर चल रहा है, ठीक है, उसमें सबसे जबरदस्त जो टॉपिक आया हुआ है नंबर सिस्टम का। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यूपीएससी जो कंडक्ट कर रही है ना पेपर, चाहे वो सीसैट का पेपर कंडक्ट कर रही है या फिर आप देखोगे सीडीएस का, तो सीडीएस में भी मैथमेटिक्स आता है, उसमें भी नंबर सिस्टम भर भर के पूछ रही है। तो सीडीएस का नंबर सिस्टम और सीसैट का नंबर सिस्टम मोर और लेस दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन अगर उसमें पूछा जाएगा, वहां से उठा के दे विल जस्ट पिक क्वेश्चंस फ्रॉम सीडीएस एंड पुट इट इनटू द पेपर्स ऑफ सीसैट एंड फ्रॉम सीसैट टू सीडीएस, मतलब स्विच ऑन करते रहेंगे क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट हुआ, अब इसी साल ले लो 2023 में 18 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए होगा, 80 में 18, मतलब अगर एक बात देखा जाए ना, तो सारा सिलेबस एक तरफ, लगभग 1/4 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम से आया है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी डेटा सफिशिएंसी में से 5 क्वेश्चंस, सीडीएस में डेटा सफिशिएंसी के 10 क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी कंडक्ट कर रही है तो एक जैसे पेपर्स आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, अगर यूपीएससी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को उठा रही है ना, तो कुछ सोच समझ कर उठा रही है। मतलब ये एग्जाम जो 3 साल का जो एग्जाम ट्रेंड है ना, वो इन चैप्टर्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फोकस ज्यादा कर रहा है, इसीलिए बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। आखिर सीसैट का सिलेबस क्या है बच्चे? 2010 में जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे होते थे, 2011 के फर्स्ट सीडीएस के सीसैट के लिए, तो उसमें ये टॉपिक्स थे, मतलब इस तरह से बाइफर्केटेड था। मतलब अगर आप देखोगे तो ये एक एक चीज वहां पे इस तरह से लिखी हुई थी, जैसे बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, जिसको बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से आप जान सकते हो, या फिर अर्थमेटिक्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, परसेंटेज से लेकर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तक, राइट, मेंसुरेशंस भी आ जाएगा इसमें। ठीक, अब इसके अलावा क्लॉक्स वगैरह जो भी मैथ्स और रीजनिंग दोनों के पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है ना, तो दोनों में होंगे वो। डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आपको चार्ट्स, बार एंड ग्राफ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे बार ग्राफ होगा, टेबल चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, लाइन चार्ट होगा, फ्लो चार्ट होगा, मिक्स चार्ट होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह से सिलेबस था। जनरल मेंटल एबिलिटी, जीएमए, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे, कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे। ठीक है, और इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इस तरह से सिलेबस बटा हुआ था 2010 वाले पेपर में और 2011 वाले पेपर में। ठीक है, इस तरह से सिलेबस बटा हुआ था, और 2 साल 3 साल तक ऐसे पेपर होता रहा। चौथे साल में जहां से क्वालिफाइंग होना शुरू हुआ, तो ये चीजें सिकुड़ सी गई, मतलब ये चीजें सिमट गई। मतलब अगर देखा जाए तो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नाम से कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन बनना शुरू हुआ, राइट। डिसीजन मेकिंग नाम और प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से कोई क्वेश्चन बनना शुरू नहीं हुआ। ये 3 पार्ट्स में बट गया। मतलब आगे चल के जो पेपर है ये अलग अलग ना बन के सीधा सीधा, एक तो बेसिक न्यूमेरेसी में न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक्स, दूसरा उसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी आएगा। ठीक है, दूसरा जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग आया, और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बस यही 3 पार्ट्स में बट गया। ठीक है, मतलब इसको मैं अगर इन शॉर्ट लिखूं, ठीक है, इन शॉर्ट लिखूं, तो आगे बढ़ने से पहले इसमें मैं बता दूं कि 3 पार्ट कौन कौन से थे। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, क्वांट्स, राइट, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा था लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग,
एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग था, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट था वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। ये 3 पार्ट में बट गया। अब कोई कहेगा कि सर इसमें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, तो क्वांट्स के सेक्शन में ही डेटा इंटरप्रिटेशन होता है बच्चे, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी भी क्वांट्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही होता है। मतलब ये बात अच्छे से समझ लो आप कि ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो और डेटा सफिशिएंसी हो, वो इन्हीं सेक्शंस में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्वांट्स में आता है और डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वांट्स से होते हैं या फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये 3 सेक्शन कौन कौन सा बना? क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग विद जनरल मेंटल एबिलिटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में को 3 पार्ट्स में हम अगर लिख सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। और यहाँ पे क्वांट्स जिसमें DI एंड DS भी होगा। और तीसरा कौन सा सेगमेंट था? वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एकदम ध्यान से समझते जाना बच्चे। अब अगर मैं इसको और समराइज करके देखूं, ठीक है, तो और समराइज करके देखूं तो इसके 2 ही सेक्शंस हैं, ठीक है। एक सेक्शन मान के चलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग होंगे, और दूसरा पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और मैं आपको बता दूं आजकल एग्जाम में जो ट्रेंड है उसमें 53 क्वेश्चंस क्वांट्स एंड रीजनिंग से आ रहा है और बाकी 27 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहा है। और बच्चे कितनी भी प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कर रहे हैं तो वो इतना श्योर नहीं हो पाते हैं आंसर को लेकर जितना श्योर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके हो जाते हैं। तो वो ज्यादा फोकस करते हैं उन्हीं पे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर क्वालिफाई करना है तो पेपर अगर निकालना है, ठीक है, 67 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो कम से कम लगभग 27-28 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो 27-28 क्वेश्चन सही होने के लिए कितना अटेम्प्ट लें? तो मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी जैसे जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो कम से कम 27-28 क्वेश्चन अगर सही करना चाहते हो तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा। क्योंकि अगर आप कम अटेम्प्ट लेंगे तो चांसेस गलत होने के भी होंगे और उस गलत होने की वजह से जो मार्क्स डिडक्ट होगा वो आपको नीचे की ओर लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप 40 और 45 प्लस में अगर जा रहे हो, अगर आप 50 करते हो, ठीक है, लेकिन करेक्ट करते हो, कोशिश करते हो, अपनी ओर से कोशिश करोगे कि करेक्ट कर रहे हो, और मान लो एक आध गलत भी हो गया तो भी आप सेफ साइड हो गए। बट मेरा मानना है कि 40-45 प्लस अगर जा रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छा करोगे। लेकिन क्या 40 और 45 प्लस इतना आसान है? अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस को भी कर लो ना, 27 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो और वो सारे सही भी हो जाते हैं, ठीक है, इसके चांस तो नहीं है, फिर भी आपको क्वांट्स के क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और उसमें ये तो मुश्किल है सारा सही होना। तो इसलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चे उस पर फोकस करते हैं। और वो अगर सही तरीके से फोकस कर लिया जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी आप करिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, मतलब आपको दोनों मिला जुला के इतना कर लेना है कि आप सेफ साइड में आ जाए, ठीक है। और कुछ सालों से देखा जा रहा है, 2-3 सालों से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने ध्यान नहीं दिया और हम फेल हो गए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं फेल बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। चलो अब देखो ये क्या है। अगर मैं बेसिक न्यूमेरेसी की बात करूं, इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूं तो ये अर्थमेटिक्स है, ठीक है। शॉर्टकट में बात करें तो ये अर्थमेटिक्स है। अर्थमेटिक्स में जो सिलेबस होता है क्या है? नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, और नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया नंबर सिस्टम को, ठीक है। उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यही HCF एंड LCM, फ्रैक्शन से क्वेश्चंस आपको आएंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हो, यहाँ पे टॉपिक कह सकते हो। एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एलिगेशन हो गया, इसका स्पेलिंग ALLIGATION होगा, मतलब मिक्सचर, राइट, जब मिक्सिंग अप करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप एंड शेयर्स हो गए, ठीक है। चेन रूल आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। टाइम, वर्क एंड वेजेस आता है। जिसने टाइम एंड वर्क एंड वेजेस पढ़ लिया वो आराम से पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पढ़ लेगा, राइट। तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक, ये अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं बच्चे, ये किसी भी एग्जाम में जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, अर्थमेटिक्स आता है, हर एग्जाम के लिए ये है इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए, राइट। तो आप कोई भी, चाहे आप अगर CDS का एग्जाम दे रहे हो तो भी, CSAT का दे रहे हो तो भी, आप CAPF का दे रहे हो तो भी, अगर आप डिफेंस के AFCAT का एग्जाम दे रहे हो तो भी, आप SSC का एग्जाम दे रहे हो तो भी, आप CAT का दे रहे हो, GMAT का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो ना, सब में आपको ये अर्थमेटिक्स तो आता ही आता है।
क्लैट का, CUET, मतलब ढेर सारे पेपर्स हैं आज के डेट में, सब में ये आता ही आता है। आगे का एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ये पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, मेंसुरेशन जो दो पार्ट में बढ़ता है, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। 2D में आप लोग जो पढ़ते हो वो प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, ये प्लेन फिगर्स के बारे में, प्लेन फिगर्स मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स, ठीक है, और ये सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ते हो, मतलब क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, फ्रस्ट्रम, कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो। मतलब यहाँ पे आप पढ़ते हो वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में, और यहाँ केवल आप पेरीमीटर्स एंड एरियाज के बारे में पढ़ते हो, पेरीमीटर्स एंड एरियाज, है ना, एरियाज, ठीक। तो उसके बाद मैंने जैसा बताया कि मैथ्स में एक भी टॉपिक आता है और रीजनिंग में भी एक टॉपिक आता है, दोनों में कॉमन, वो है क्लॉक्स। अच्छा, एक टॉपिक जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में क्या होता है कि ये टॉपिक ब्लेंड ऑफ टॉपिक्स हैं, मतलब एक टॉपिक इसमें नहीं है, ये कितने टॉपिक्स हैं देखो, एवरेज, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस एंड गेम्स, इतने सारे टॉपिक्स एक ही चैप्टर के हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स का सिलेबस है गाइस, राइट। इतने टॉपिक्स आपको अर्थमेटिक्स में आता है जिसको आपको पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यही नहीं है सिलेबस, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे अर्थमेटिक्स में, इसके अलावा आपको परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बता दूं, सीसैट में, जैसे सीसैट से पहले जब एग्जाम हुआ करता था ना यूपीएससी का 2010 तक, उस समय तक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2010 के बाद जो 11 में सीसैट आया ना, उस समय परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आए, ठीक है, तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसमें। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेकिन आता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन कह लो और डेटा सफिशिएंसी, राइट। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है भाई, आपको दो या दो से ज्यादा, दो से अधिक स्टेटमेंट्स देते हैं, उस स्टेटमेंट पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको बताना है कि उन स्टेटमेंट्स को देखकर हम आंसर कर सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन का, ठीक है। दैट मीन्स डेटा गिवन आर और इज सफिशिएंट और नॉट टू गिव आंसर्स, राइट, एंड आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस, राइट। तो अब ये चीज देखना होता है। तो अब डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स एंड ग्राफ, जैसा कि मैंने बताया, चार्ट्स एंड ग्राफ्स बहुत तरह का हो सकता है, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, मिक्स चार्ट, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में वो आता है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स में और भी चीजें आती है, ठीक है, साइंस वगैरह में जो ग्राफ 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते होंगे ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ, इन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी हम लोग बात कर चुके हैं, इस पे आजकल क्वेश्चंस बढ़ता जा रहा है। 2020 में क्वेश्चंस का नंबर 6 के आसपास रहा, अभी इस साल 5 क्वेश्चन पूछे हैं डेटा सफिशिएंसी पे। तो धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी क्वेश्चन का बढ़ रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग में आप देखोगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने मार्क किया है यहाँ पे, सीरीज, क्लासिफिकेशंस और ऑड वन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल वैन डायग्राम्स, पजल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पजल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का। और ये जैसे पहले डिसीजन मेकिंग होता था ना, मैंने बताया था, अब केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जाता है, पजल्स दिया जाता है, इसी के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को मान के चलिए कि ये हर चीज को कहीं ना कहीं क्या करे, अपने आप में मिला लेता है, ठीक है। तो इसी पार्ट में है। सिलोगिज्म पूछेगा आपसे, क्यूब्स एंड डाइस पूछे जाएंगे, क्यूब्स एंड डाइस पूछा जाएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स होगा। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग्स भी होंगे उसमें, ठीक है, और साथ ही साथ कैलेंडर, राइट, कैलेंडर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा यहाँ पे, है? उसके अलावा ये तो हो गए जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक। हाँ, इसी में एनालिटिकल रीजनिंग का भी टॉपिक है। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब जहाँ एनालिसिस होता है, जहाँ पे आपको वर्ड्स और सेंटेंस का गेम हो, राइट, और वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज से कोई मतलब ना हो, है ना। तो जनरली एनालिटिकल मीन्स वेयर यू हैव टू एनालाइज थिंग,
यू विल हैव टू मेक एनालिसिस। तो उसमें स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस हो गए, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, एसर्शन एंड रीजन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हो गए, लॉजिकल डिडक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। ये सब टॉपिक होंगे एनालिटिकल रीजनिंग में। अब ये सारे टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़े कैसे, कौन सी किताबों को पढ़े। वैसे तो मैं बहुत सारे किताबों को कहीं मैं रेफर नहीं करता, मैं बहुत बच्चों को ये नहीं कहता कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, 100 किताबें पढ़ लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैं बोलता हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करोगे। सबसे अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये सब जो था ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, केस स्टडीज एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब कहीं ना कहीं इसी पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, स्टेटमेंट एंड लॉजिकल डिडक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, इन सब में ही आपको कोर्स ऑफ एक्शन इसी में देखने को मिल जाएगा। तो अलग से अब ये कोई अलग टॉपिक नहीं रह गया। हाँ, इनके अलावा जो बचा, ठीक है, ये तो चलो अलग रीजनिंग में आएगा ही। इसके अलावा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, वो तो है ही, अभी भी एग्जाम में है। 3 पार्ट में बटा है, इनफैक्ट 3 पार्ट नहीं, हमने बात की थी 2 ही पार्ट में एग्जाम बटा हुआ है, ठीक है। एक तो क्वांट्स एंड रीजनिंग और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जरा देख लो, ये है एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस हमने किया है। एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस का मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे चेक किया है कि एग्जाम जो ओवर द इयर्स हुआ है वो कैसे हुआ है 2011 से। पूरा का पूरा एग्जाम ट्रेंड है 2011 से। देखो, कॉम्प्रिहेंशन पहले क्या किया मैंने, इसको बांट दिया। 2011 में पहला पेपर हुआ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक तरफ कर दिया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को एक तरफ, और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग और डेटा सफिशिएंसी को एक तरफ कर दिया। तो देखो क्वेश्चन कैसे हुआ, 36 क्वेश्चन, मतलब 80 में 36 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आया, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 17 क्वेश्चन और बाकी के पार्ट से लॉजिकल, क्वांट्स एंड डीआई से 17 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग से 27 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन चलता गया। 2012 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 40 क्वेश्चन आए। होता क्या है कि ये जो देख कर ना बच्चे 1 साल देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आया और उसी से डिसीजन बना लेते हैं कि नहीं अब तो ऐसा आ रहा है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक सिलेबस दिया है आपको, ठीक है, उस सिलेबस को ठीक से देखो, पढ़ो, अच्छी तैयारी करो। उनकी मर्जी होगी तो वो हर चैप्टर से बांट के क्वेश्चन पूछेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर उनकी मर्जी होगी तो पता चला 2 ही 3 टॉपिक से उन्होंने लगभग 50 क्वेश्चन पूछ लिए। वो उनकी मर्जी है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिलेबस को देखो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। 40 क्वेश्चन, मतलब हाफ क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछा। देखो 3 ही क्वेश्चन पूछा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से, और एलआर, एआर, डीएस एंड टीएम से 37 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस पूरे ट्रेंड को देखोगे बच्चे, तो ये ट्रेंड चलता रहा। और यहाँ पे देखो, इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल कम होना शुरू हुआ। क्वेश्चन का जो नंबर है 2018 के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 26, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 32 और लॉजिकल रीजनिंग, डीएस एंड डीएम में, एआर में, एनालिटिकल रीजनिंग में 22, ठीक है। 30 तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है 2019 में, क्वांट्स में 18, बाकी क्वांट्स और डीआई में 18, बाकी जो एलआर, एआर, डीएस और डीएम में 32। इस तरह इसके बाद से जो क्वेश्चन के लेवल में चेंजेस आना शुरू हुआ, क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाया गया, ठीक है। क्योंकि वैसे मैंने पहले भी बता दिया कि बच्चे ना बहुत ही आराम फरमाने लगे थे कि अरे बड़ा आसान को पेपर आ रहा है, चलो ना लास्ट के महीने में देख लेंगे, 10 दिन देख लेंगे, पास हो जाएंगे। तो 10 दिन पढ़ के तुम यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो यूपीएससी का क्या मतलब, समझ सकते हो, यूपीएससी को की बेइज्जती नहीं करोगे। 10 दिन पढ़ के तुम पास हो रहे हो तो यूपीएससी की तो बेइज्जती ही हो गई ना एक तरह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे वो तुमको, है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 2020 में 25 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 37 पूछा गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और डीआई से, इसीलिए क्वेश्चन लगने लगा डिफिकल्ट, राइट। उसके बाद 18 क्वेश्चन एलआर, एआर, डीएस से पूछा गया। डिसीजन मेकिंग उस समय, अब डिसीजन मेकिंग नाम की कोई चीज नहीं रह गई, ठीक है। ये सब इसी में आने लगा, है ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में, ठीक। 2021 में, अब देखो 2021 के बाद से जो 3 साल है वो किस तरह का ट्रेंड रहा। 2021, 2022, 2023 सेम ट्रेंड रहा, 27 क्वेश्चन और बाकी के 53 क्वेश्चन इन दोनों पार्ट से, क्वांट्स एंड रीजनिंग से, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी, डेटा सफिशिएंसी भी। इसमें देखो 27 क्वेश्चन ये क्वांट्स एंड रीजनिंग से, कितने
53 क्वेश्चन, 53। अच्छा, इस 2023 में भी 27 क्वेश्चन आए हुए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, और इन दोनों को मिला के 53 क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ से? लॉजिकल एंड एनालिटिकल पार्ट से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, ठीक है, TINTS, है ना। तो आप समझ में आ रहा है ना कहाँ तैयारी करनी है, कितना फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे तो करना ही है, बाकी चीजों पे भी कितना फोकस करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारी तैयारी इस बात को फोकस करेगी कि हम 53 मार्क्स के लिए कैसे पढ़ाई करें और 27 मार्क्स के लिए कैसे पढ़ाई करें। क्योंकि 53 मार्क्स वाला जो पार्ट है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जब आप क्वेश्चन करोगे सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को मैं ये बताता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी खूब प्रैक्टिस करो, जम के करो, ताकि क्वेश्चन करो तो सही होने के चांसेस बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है और मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी अगर प्रैक्टिस की जाए और उसके आंसर्स अगर आ गए हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही हो, तो उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं किसी और टॉपिक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसीलिए इस पार्ट पे फोकस करोगे ना, तो जितने मेहनत इसमें करोगे उतना बेटर चांस होगा CSAT को पास करने का, ठीक है। तो इस पे फोकस करना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो टॉपिक मैं बता देता हूँ कि बुक्स कौन कौन सा रिकमेंड करूंगा मैं कि पढ़ने के लिए। मैं वैसे तो बहुत कम बुक्स को रिकमेंड करता हूँ, है तो बहुत, नाम तो बताने को मैं बहुत सारा बुक का नाम बता सकता हूँ, है ना। लेकिन कुछ बुक्स जो हम अगर कहोगे तो मैं बताऊंगा कि पढ़ो, वो है, उसमें से एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। मतलब ये अर्थमेटिक्स करके भी आता है, तो RS अग्रवाल का अर्थमेटिक्स, ठीक है। उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा वो लेना। ये बहुत ही अच्छी किताब होती है, सीखने के पर्पज से बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब इसी में आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चन का कि आपको नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें नंबर सिस्टम NCERT, ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा पढ़ना हो ना, अच्छे से सीखना हो ना, तो NCERT की किताब को देखो। 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक, ये 6th गलत लिखा हुआ है, 5th क्लास से 10th क्लास तक नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उसको ठीक से देखो, ठीक है। और साथ ही साथ SK वर्मा नाम की एक किताब आती है, SK वर्मा और अरुण शर्मा, ठीक है। तो SK वर्मा और अरुण शर्मा के जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को देखो। SK वर्मा और अरुण शर्मा के केवल नंबर सिस्टम टॉपिक के, और कोई टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों टॉपिक को देखो। तुम्हारा नंबर सिस्टम से की जो तुम्हारी तैयारी है वो अच्छी होगी। और NCERT के बेसिक्स को समझने के लिए 5th से 10th तक के NCERT के नंबर सिस्टम के टॉपिक को जरूर देखो, ठीक है। तो ये तो मैथ्स की बात हो गई। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग की अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वो भी RS अग्रवाल ही तुम्हें रखना है, ठीक है। ये बाय RS अग्रवाल, बहुत सारी किताबें हैं बच्चे, नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो बहुत सारी किताबों का नाम ले सकता हूँ, ठीक है। पियर्सन की किताब बोल सकता हूँ, TMH बोल सकता हूँ, ठीक है। सचिदानंद झा की जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है उसकी बात कर सकता हूँ, है ना। बहुत सी किताबें बोल सकता हूँ, लेकिन इतना अलग अलग किताबों को जानने की जरूरत नहीं है, देखने की। एक दो अच्छी ऑथेंटिक किताब रखो और उससे पढ़ाई करो। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कौन सी किताब ले लोगे, है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखो, प्रैक्टिस ढेर सारा क्वेश्चन करो, अपने आप क्वेश्चन सही होने लगेगा। नहीं तो अगर 11th-12th का थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख लो और उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, है ना। तो किताब अगर लेना चाहो तो बहुत सारी इतनी किताबें हैं मार्केट में ना कि फंसे रह जाओगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट किताब रख सकते हैं। हाँ, अब जैसे ये एनालिटिकल रीजनिंग के लिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल रीजनिंग की जो किताब है MK पांडे, हाँ, ये बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, ये बहुत शानदार किताब है। अगर सीखना हो तो MK पांडे उठा लाओगे, सीखोगे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके अलावा जब इन किताबों को पढ़ोगे तो इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर जरूरत है तो दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कहीं ना कहीं रिकमेंड करता हूँ कि दिशा पब्लिकेशन का जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें, जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे, साइंस जो साइंस वाला जो पार्ट है वो पढ़ोगे, साइंस एंड टेक पढ़ोगे, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ोगे, गेम्स पढ़ोगे, मतलब जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है वो तो पढ़ो ही। साथ ही साथ जीमैट प्रेप गाइड एक होता है, जीमैट प्रिपरेशन के लिए जीमैट प्रेप गाइड, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, वो करो, बहुत अच्छा होता है। और ये जो होता है कि ये बाकी ये तो
जिस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ उसका है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी और भी ढेर सारे हैं जहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये बाबाजीराव एंड रेड्डी में मैं क्लास लेता हूँ, उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। और भी है, संकल्प आईएएस में मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन ढेर सारी क्लासेस में लेता हूँ। अभी यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जितना ज़्यादा मतलब कोशिश करोगे, ठीक है, सीसैट में अभी से, उतना बेटर तुम्हारा आगे हो पाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को 2023 में मैंने देखा कि जो इस साल का पेपर, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने पहले भी टैकल किया हुआ है, मतलब इससे पहले वाला अगर वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। बट 2-3, चूंकि मैंने कहा था ना कुछ ट्रेंड थे पेपर के, ठीक है, कुछ पेपर के ट्रेंड थे। ठीक है, मटेरियल्स भी तुम काम कर सकते, पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ ट्रेंड थे पेपर के। तो जो मैंने बताया था ना, कहाँ से क्वेश्चंस अभी सबसे ज़्यादा पूछा गया था, नंबर सिस्टम से। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया हुआ है, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं नंबर सिस्टम पे फोकस कर रहा हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम पता है तुम्हें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है? पिछले साल नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लगभग 14 से 15। ठीक है, इस बार पूछा गया 18। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पिछले बार 9 क्वेश्चन पूछा गया, इस बार 8 क्वेश्चन पूछा गया है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीसैट में, आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही कुछ सैंपल इस साल का और पिछले साल के कुछ सैंपल लेकर आया हूं, जिसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम इजिली टैकल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चे। अगर प्रिपरेशन मेरे साथ सीसैट का करना चाहते हो तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब देखो इसको करेंगे हम, तो कैसे करेंगे? अ नंबर n इज फॉर्म्ड, a number n is formed by writing 99 times what is the remainder if n is divided by 13। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, पिछले जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कभी भी 13 से जब नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो हम देखते हैं, जब मान लो कि नंबर है a b c d e f g h i j, ऐसे करके नंबर है। ठीक है, तो हम 13 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करते थे? जितने भी नंबर्स है ना, उसको 3-3 के सेट में लेते थे। ये 3, ये 3, ये 3, और ए अगर अकेला बच गया तो 0-0 डाल दिया 3-3 के सेट में। और जब ये 3-3 के सेट में आ जाता था तो हम क्या करते थे? ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेकर उसको सॉल्व करते थे। मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और आगे होता तो फिर प्लस फिर माइनस, और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है, अगर वो वैल्यू 13 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा वैल्यू 13 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर वो वैल्यू 13 से डिविजिबल नहीं है तो उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, पूरे नंबर को भी डिवाइड करके वही रिमाइंडर आता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमको समझ में आ गया, जैसे मान लो ये है ना एच आई जी, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी सी डी, ठीक है, माइनस ई एफ जी प्लस एच आई जे, है ना। ऐसे करने के बाद जो भी आएगा, अगर वो 13 से डिविजिबल होगा, 13m, मतलब m एक ऐसा मल्टीपल है जिसकी जो 13 से डिविजिबल है, 13m, ठीक है, तो समझो कि पूरा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, अगर नहीं तो 13 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा पूरे नंबर में वही रिमाइंडर आएगा। अगर इस बात को हम समझ गए हो तो देखो तो ये क्वेश्चन कितना आसान है हमारे लिए। इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 99 टाइम्स। अच्छा, मैं 9 को जब 99 टाइम्स लिखूंगा, 9 को 99 टाइम्स लिखूंगा, सोच के देखो। और 13 की डिविजिबिलिटी के बारे में क्या बोला गया था? 99 टाइम्स। 13 की डिविजिबिलिटी का बोला गया था कि 3-3 का सेट बनाओ, 3 3 3 3 ऐसे सेट बनाओ, और साइन डालना शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके साइन डालना शुरू करो। ठीक है, जब आप इस तरह के साइंस डालना शुरू करोगे ना, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस प्लस, तो कितने सेट्स बन जाते हैं जो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे ये प्लस 999 माइनस 999 जीरो कर देगा, उसी तरह प्लस 999 माइनस 999 जीरो कर देगा। तो कितने सेट्स तक ये जीरो हो जाएंगे? तो डिवाइड करके देखोगे कि ये क्या है, ये 6 सेट पे जीरो होता है। ठीक है, ये 6 सेट पे जीरो होता है, तो 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 99 को, तो 6 × 16 टाइम्स तक जाके, मतलब 96 टाइम्स
तक जाते हुए ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, ठीक है, मतलब प्लस 999 माइनस 999 प्लस 999 माइनस 999, ऐसे करते हुए 96 टाइम्स तक तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना तक करते करते क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, लास्ट में बच जाएगा 3 बार 999। अब 999 अगर 13 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0, मतलब फुल नंबर डिविजिबल है, अगर ये नहीं है तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2023 में ये क्वेश्चन आया है, मुश्किल है, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो। अब जानते हैं तो देखो कितना आसान है, 999 को 13 से डिवाइड किया, 13 7 जा 91, बचा क्या 89, 13 6 जा 78, रिमाइंडर कितना बचा 11, ये हो गया आंसर। देखो ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया। अब चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। इट इज, ये देखो सीसैट 2023 इसी साल का ये भी पेपर है, ठीक है। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, राइट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इसी साल का क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है कि ईच डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब जैसे अगर नंबर में 1 लेता हूं यहाँ पे और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 1। अच्छा, अगर 1 मैं 2 बार लेता हूं और यहाँ भी 2 बार लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 और 11 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है 121। तो इसका जो डिजिट का सम है ना, 2 और 1 3, 1 4, ठीक है, इसका क्या था 1। अच्छा, अगर मैं 1 को यहाँ 3 बार लेता हूँ, ठीक है, जितनी बार यहाँ लूंगा उतनी ही बार यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या आता है, जो भी आएगा 1 2 3 2 1 ऐसा कुछ आएगा, है ना। 4 बार अगर लूंगा, ठीक है, यहां भी 4 बार लूंगा, अगर तुम्हें पता हो तो ये होगा 1 2 3 4 3 2 1। अब देखो तो डिजिट सम क्या होगा, 3 2 5 1 6 और 3 9, ये देखो तो 4 3 7 2 9 1 10 3 13 2 14 1 ये क्या है 3 2 5 1 6 4 10 10 और 6 16। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये आता है 1 का स्क्वायर, ये आता है 2 का स्क्वायर, ये आता है 3 का स्क्वायर, ये आता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जितनी बार आप यहाँ 1 ले रहे हो, 1 बार ले रहे हो तो 1 का स्क्वायर, 2 बार ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर, 3 बार ले रहे हो तो फाइनली 3 का स्क्वायर, मतलब जो भी ले रहे हो 3 बार ले रहे हो उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट आता है उसका डिजिट का सम, ठीक है, जितनी बार आप ले रहे हो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम पूछ दिया गया है ना हमसे कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, ठीक है, 9 डिजिट नंबर है 1, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 9 टाइम्स लेता हूं ये 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, कितना हो गया 9 हो गया, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 हो गया, ठीक है। तो जो भी आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट उसका सीधा सीधा जो डिजिट होगा, ठीक है, सम 9 का स्क्वायर होगा और 81। मतलब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर आता है तो फटाफट सॉल्व, नहीं आता है तो पड़े रह जाएंगे हम। तो ये हो गया 81, देखो आंसर है ना हमारे यहाँ पे सी, 81 इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसी तरह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन पिछले साल 2022 में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन चूज किया मैंने 2022 में, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स थे। हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पूछा गया है। इसका कहना है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल पे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स बनाया गया, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे, ठीक है, पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इन पॉइंट को कनेक्ट करने पे, मान लो ये जो डायमीटर बनता है, ये तो डायमीटर ही बनेगा, तो इस डायमीटर को लेकर कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट्स, 2 वर्टिसेस, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके, ठीक है, डायमीटर बनेगा। अब उसको एक साइड मानकर, उसको डायमीटर को एक साइड मानकर कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अगर इस बात को समझ सकते हैं हम, तो एक बात याद रखो, इसको वही कर सकता है जो ज्योमेट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और ज्योमेट्री में क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगर आपके पास सर्कल हो और इस सर्कल में ये डायमीटर है, व्यास है, तो डायमीटर से, मतलब डायमीटर के दोनों कॉर्नर से
सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, परिधि पर कोई भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इसको ज्योमेट्री में कहते हैं, थ्योरम में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसे कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कहने का मतलब डायमीटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बनने वाला कोई भी एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल राइट एंगल है तो क्या ये एंगल है राइट एंगल? हाँ है। तो क्या ये एंगल राइट एंगल है? हाँ है। तो क्या ये एंगल राइट एंगल है? हाँ है। इस साइड? हाँ है। सारे के सारे एंगल राइट एंगल है, क्योंकि ये डायमीटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं यहाँ पे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स देख रहा हूँ, यहाँ पे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स देख पा रहा हूँ, तो 2 पॉइंट को मिलाकर डायमीटर अगर बना, ठीक है, तो बाकी 3 पॉइंट्स इधर, 3 पॉइंट्स इधर, तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे? एक 90 डिग्री यहाँ बना, एक बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, फिर इस साइड भी 4 बनेगा, इस साइड 5 बनेगा, इस साइड 6 बनेगा। मतलब इसको कनेक्ट करके 6, इसको कनेक्ट करके 6 बनेगा टोटल। ये जो पॉइंट्स था ना, ये इस पॉइंट को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं, ठीक है, इस पॉइंट को कनेक्ट करके 6 बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि 6 बना इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके। मतलब 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें से 2 पॉइंट को कनेक्ट किया तो एक डायमीटर बना, और एक डायमीटर को एक साइड मानकर 6 ट्रायंगल बना, राइट। तो अब मुझे अगर ये पता चल जाए कि आखिर डायमीटर कितना बनेगा, अगर एक डायमीटर पे 6 ट्रायंगल बन रहा है, एक डायमीटर पे 1 2 3 ट्रायंगल इधर, 1 2 3 ट्रायंगल इधर, और मुझे ये पता चल जाए कि 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट से कितने डायमीटर बनेंगे, ठीक है, तो मैं 6 से उतने को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं अब उसी चीज को अगर देखता हूं, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि मैं अगर बनाऊंगा, ठीक है, मैं अगर बनाऊंगा तो यहाँ पे सर्कल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो तो इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, तो एक डायमीटर और एक डायमीटर से 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल यहां देख के पता चल रहा है, 6 ट्रायंगल एक डायमीटर से। तो दूसरा डायमीटर, ये 2 डायमीटर, इस डायमीटर से भी 6 ट्रायंगल, ठीक है, इसको कनेक्ट करोगे तो इस डायमीटर से भी 6 ट्रायंगल, और इसको कनेक्ट करोगे तो इस डायमीटर से भी 6 ट्रायंगल। मतलब 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट से 4 डायमीटर बनेंगे, और एक डायमीटर से 6 राइट एंगल ट्रायंगल, तो 4 डायमीटर से 4 गुना 6 24 राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तो बच्चे क्या आंसर है, 24। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। नहीं अगर क्लियर है तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेसिक से, फंडामेंटल से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। आप बेसिक से करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी को बताइए, है ना, जो आप से रिलेटेड है, जो तैयारी करना चाहते हैं। और कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड करिए, कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड करिए अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। फंडामेंटल्स, अगर आप फंडामेंटल से पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कुमार मैथमेटिक्स ऐप, वेरी सिंपल। कुमार, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। जो जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, वेरी नाइस, उनको दिख जाएगा कोर्स, राइट। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है डाउनलोड, वो डाउनलोड करें कुमार मैथमेटिक्स ऐप। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में।